आज सुनिए वरिष्ठ पत्रकार और प्रसिद्ध रेडियो उद्घोषक श्री नवनीत मिश्र की कहानी झूठी सच्ची हथेलियाँ। नवनीत मिश्र जी एक प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित लेखक भी हैं। सहज कथा संरचना और काव्यात्मक शिल्प भाषा उनकी कहानियों को रोचक और पठनीय बनाती है। प्रस्तुत है कहानी झूठी सच्ची हथेलियाँ, मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। ऐसी उम्मीद तो मैं रखता भी नहीं कि यहाँ आने वाले झांसी की रानी या महाराणा प्रताप होंगे, लेकिन एक सामान्य सी उम्मीद तो किसी से भी की जा सकती है। और फिर जब बिलाल बार बार समझा रहे थे तब तो समझ में आना ही चाहिए था। अब अगर मेरे दाएं बाएं झूलते रकाबों में पैरों को फंसाने और मेरी पीठ पर लदी काठी के अगले उठे हुए हिस्से को मजबूती से पकड़े रहने जैसी छोटी छोटी बातें भी भेजे में न घुसें तो ऐसे आदमी को क्या कहे। बलतल से अभी यात्रा शुरू भी नहीं हुई थी कि मेरे ऊपर सवार इस आदमी ने बेचैनी में हिलना डुलना शुरू कर दिया था। जिसे आदत ना हो उसके लिए मेरे ऊपर सवारी गांठना कोई हंसी खेल नहीं है। बड़े बड़े हवा में टंगे रह जाते हैं और मैं सर से नीचे से निकल जाता हूँ। मुझको काबू में रखने के लिए भी जांघों में बड़ी ताकत चाहिए होती है। भी का क्या मतलब है मैं नहीं जानता। एक दिन किसी को कहते हुए सुना था तो मैंने भी कह दिया। माफ़ कीजिएगा, मैं तो कुछ ऐसे बोल रहा हूँ जैसे सीधे अरब से लाकर खड़ा कर दिया गया हूँ। दरअसल मेरे भीतर गधेपन का जो अंश है वही मुझे बड़बोला बना देता है। सचमुच मुझे ऐसे बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। तो बिलाल ने जब उस तरफ उंगली से इशारा करके बताया कि आपको वहाँ तक जाना है तो सवार कांखने लगा। बिलाल की उंगली जिस तरफ इशारा कर रही थी उधर अमरनाथ की गुफा कहीं दूर दूर तक नहीं दिख पड़ती थी। अभी तो दोनों तरफ सीना ताने पहाड़ खड़े थे, जिनके किनारे बने सकरे रास्ते कहाँ जाकर ख़त्म होंगे कुछ अनुमान नहीं लगता था। मैंने सोचा अगर सवार की ये यात्रा पहलगाम से शुरू हुई होती तब 48 किलोमीटर में इसका क्या हाल होता। इसे तो बलतल से करीब 18 किलोमीटर की यात्रा ही करनी है। तब इस तरह घबरा रहा है। ये आदमी मेरे ऊपर सवार हुआ था तब भी मैं जान गया था ये बातूनी बंदा है। अरे तुम तो मेरी पीठ पर 80 मन का बोझ डाले लदे हो। बेचारे बिलाल तो मेरी रास पकड़े साथ साथ चलते हैं। तुम्हारे फेफड़ों में तो भरपूर सांसें भरी हैं, लेकिन बिलाल इतना दम कहाँ से साधें कि चलें भी, बीड़ी भी पिएं और तुम्हारी बातों का जवाब भी दें। क्या नाम है तुम्हारा? सवार ने सफ़र शुरू होते ही पूछा। जी मुझे बिलाल कहते हैं जनाब। आदमी चुप रहता है तो बहुत सारे भ्रम बने रहते हैं जो मुंह खोलते ही टूट जाते हैं, जैसा कि सवार और बिलाल के साथ हुआ। आपका नाम भी पूछा जा सकता था जिससे सवार की हैसियत पर कोई असर नहीं पड़ जाता, लेकिन आप तो वही हो सकता है जो पीठ पर लद सकता हो। ज़मीन पर चलने वाले के लिए तो तुम ही ठीक रहता है। बिलाल माने? और लो 2 महीने की यात्रा सीजन की कमाई पर सारे साल गुजारा करने वाले बिलाल से पूछा जा रहा है कि बिलाल का क्या मतलब होता है, और तुम जो उसकी मेहनत खरीदने की ताकत रखते हो नहीं जानते कि बिलाल का क्या मतलब। बिलाल एक हबशी थे जनाब, जो मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मक्का में अजान देने का काम करते थे। कहते हैं उनकी आवाज़ बहुत सुकून देने वाली थी। उनकी आवाज़ सुनकर ऐसा महसूस होता था जैसे कोई सीने से दिल निकाल लेता हो। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि मक्का में पहली अजान हज़रत बिलाल ने ही दी थी। ऐसा भी कहा जाता है कि हुजूर ने जब पर्दा कर लिया तो बिलाल ने उनके गम में अजान देने का काम ही बंद कर दिया। बिलाल इतना अच्छा बोल लेते हैं मैं नहीं जानता था। मर गए, फौत हो गए या इंतकाल फरमा गए की जगह कितने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया उन्होंने, पर्दा कर लिया। मैं तो दंग रह गया। मैं तो चलना भूल ठिठक कर सुनता ही रह गया। मैं चलने को ही था कि बिलाल ने कहा, वो किसी ने कहा है ना। तो मैं समझ गया कि बिलाल को कुछ और भी कहना है जिसको सुनने के लिए मैं रुका रहा। चलते हुए मुझे अपने पैरों की धमक ही इतनी तेज़ लगती है कि जैसे आंखों के आगे अंधेरा छा रहा हो। दम फूलने पर तेज़ी से सांसें लेनी पड़ती हैं जिनमें कुछ भी सुनाई देना बंद हो जाता है। वो किसी ने कहा है ना, अजान दे गई हज़रत बिलाल की हस्ती, नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले।
वाह! कोई शेर सुनकर सभी वाह बोल देते हैं। सवार ने भी कहा, हुजूर, अब बिलाल नाम होने से ही तो कोई हज़रत बिलाल हो नहीं जाता, जैसे पंडित होने से ही तो कोई पंडित नहीं हो जाता। पंडित होना तो एक सिफत है, पंडित कोई नाम थोड़ा ही होता है। देखिए किसी ने क्या खूब कहा है, मैं अपने आप को सैयद तो लिख नहीं सकता, अजान देने से कोई बिलाल होता है। सवार की बोलती बंद हो गई। आदमी की बोलती बंद होती है तो अलग से पता लग जाता है ना। लगा कि सवार जरूर कोई पंडित ही है। कठिन चढ़ाई शुरू हो रही थी। बॉडी आगे पैर पीछे। बिलाल ने सवार को चलते समय बैठने का तरीका समझाया। क्या? सवार बिलाल के 4 शब्दों के कूट निर्देश को समझ नहीं पाया। चढ़ाई के समय बॉडी का सारा बोझ आगे रखने के लिए काठी पर झुक जाइए और पैर पीछे करके इसके पेट से सटा दीजिए, बिलाल ने विस्तार से बताया। और उतराई के समय? ढलान के समय बॉडी का वेट पीछे लीजिए और दोनों पैर आगे की ओर ताने रखिए, बिलाल ने समझाया। आपको मैं बताऊं कि चढ़ाई के समय मैं सवार अपना सारा बोझ उठाने में अपने पिछले पैरों की मदद लेनी होती है। मेरे पिछले पैर ही मेरे अपने शरीर और सवार को ऊपर उठाने के काम आते हैं। ऐसे में अगर सवार बोझ आगे की ओर कर देता है तो मेरे पिछले पैरों पर बोझ कम हो जाता है और मैं आसानी से चढ़ाई चढ़ जाता हूँ। लेकिन जब ढलान होती है तब मुझे अपने शरीर को बहुत साधना होता है। ढलान के समय ज़रूरी होता है कि मेरे अगले पैरों पर वज़न कम से कम हो, ताकि मैं अपने शरीर को संतुलित रखते हुए इस तरह से उतर सकूं कि मेरे पैर न तो लड़खड़ाएं और न बोझ की वजह से मुड़ें। अरे नहीं जनाब, बॉडी आगे पैर पीछे, बिलाल झुंझला जाते हैं तो भी तहजीब का दामन नहीं छोड़ते। मैं भी बड़ी देर से महसूस कर रहा था कि मुझे चलने में बड़ी कठिनाई हो रही है। अभी अभी जो चढ़ाई मैंने पूरी की है उसमें सवार ने अपनी बॉडी का सारा वेट पीछे डाल दिया था और पैर आगे की ओर तान दिए थे। ठीक इसका उल्टा काम उसने ढलान के समय किया था और बिलाल को उसे फिर टोकना पड़ा था। तभी मुझे लगा था कि ये कैसा आदमी है जिसके भेजे में एक छोटी सी बात ही नहीं घुस रही। चढ़ाई धीरे धीरे कठिन होती जा रही थी। अरे इसका पैर फिसल जाएगा, इसको इतना किनारे क्यों चला रहे हो? 8-9 हज़ार फुट की ऊंचाई पर पहुंचकर सवार ने डरी हुई आवाज़ में बिलाल से कहा। करीब 10 फीट चौड़े रास्ते पर मुझे भी चलना था, बिलाल को भी, सामने से आ रहे घोड़ों को भी और पैदल चलने वालों को भी। सवार की रूह फना थी। घोड़ा अपना रास्ता पहचानता है जनाब, इसी रास्ते पर इसी किनारे चलते हुए जाता है और इसी किनारे से वापस लौटेगा। रास्ता बदल देने से घोड़े के पैर रास्ते की पहचान खो देते हैं, बिलाल ने सवार को समझाया। अच्छा, अभी तो ये तुम्हारा आज का पहला फेरा है ना? सवार ने एक बेतुका सवाल किया। हाँ हुजूर, अभी तो 5-6 चक्कर लगेंगे, बिलाल ने व्यंग्य से कहा, जिसको सवार पकड़ नहीं पाया। जब बलतल से गुफा तक की दूरी 5-5.5 घंटे में पूरी होती है और इतना ही समय वापसी में लगता है तो एक फेरे से ज़्यादा की गुंजाइश ही कहाँ है। मैं जान गया कि सवार को कोई जानकारी नहीं है। मुझे बिलाल का चुटकी लेना अच्छा लगा। भाई वाह, कितनी सुंदर बर्फ़ है। ज़मीन पर रखा बर्फ़ का पहाड़ देख आह्लाद से लगभग चीखते सवार ने कहा। यह ग्लेशियर है जनाब, बिलाल ने कहा तो सवार किसी सोच में पड़ गया। ओह हाँ, ग्लेशियर ऐसे होते हैं? सवार ने सवाल किया, जिसका कोई जवाब देने की बिलाल ने ज़रूरत महसूस नहीं की। मैं जान गया कि सवार ज़िंदगी में पहली बार ग्लेशियर देख रहा था। इनको पिघलने से बचाया जाना चाहिए, नहीं तो हमारा अपना जीवन ही संकट में पड़ जाएगा, सवार ने किसी नेता की तरह चिंता प्रकट करते हुए कहा। सवार भी उन लाखों लोगों की तरह था जो किसी समस्या को लेकर चिंतित तो बहुत दिखाई देते हैं लेकिन करते कुछ नहीं। इतने सारे लोग आने लगे जनाब, हजारों की तादाद में, बिना कोई तकलीफ उठाए सवाब चाहते हैं सब। ऊपर 15,000 फुट की ऊंचाई पर भी गैस के सिलेंडर जलने लगे। कितनी गर्मी हो गई है यहाँ, बिलाल ने कहा। उसकी आवाज़ में सचमुच चिंता थी। अरे मुझे उतारो, मैं नीचे गिर जाऊंगा, सवार अचानक परेशान होकर बिलाल से विनती सी करने लगा। अरे कुछ नहीं होगा हुजूर, आप मजबूती से काठी पकड़े रहिए बस, बिलाल ने सवार को हिम्मत बंधाई।
सवार की हालत पर मुझे दया आई। आदमी मरने से सबसे ज़्यादा डरता है। जब तक वो सामने नहीं होती तब तक उसे यही लगता रहता है कि मौत का वो बड़ी दिलेरी से सामना करने की कुव्वत रखता है, लेकिन जब वो सामने दिख पड़ती है तो उसे रोने के अलावा और कुछ नहीं सूझता। बिलाल के बार बार समझाने पर भी सवार लगातार वही रट लगाए जा रहा था। उसे लग रहा था कि मेरा पैर कहीं ना कहीं ज़रूर फिसलेगा और वो इतनी गहरी खाई में जा गिरेगा कि उसकी लाश तक का मिलना मुश्किल हो जाएगा। जय भोलेनाथ, पैदल चल रहे किसी श्रद्धालु ने शायद सवार को ही देखकर कहा। सवार ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया, जबकि अभी तक वो भी जवाब में बराबर जय भोलेनाथ का जयकारा लगाता आ रहा था। अपने भगवान पे भरोसा रखिए जनाब, बिलाल ने सवार को फिर हिम्मत बंधाई। सवार की परेशानी कुछ कम हो गई, लेकिन वो अपने डर पर काबू पाने के लिए अब जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर और जय बर्फानी बाबा का जाप करने लगा। सवार के डर और परेशानी से माहौल कुछ अजीब सा हो गया था। अभी तक बिलाल और सवार के बीच जो बातचीत चल रही थी उसको सुनते हुए मुझे भी रास्ता काटना आसान लग रहा था, लेकिन अब जबकि चढ़ाई और कठिन हो गई थी उस बातचीत की मुझे और भी ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही थी। अचानक मेरी निगाह सड़क के नीचे की ओर खाई पर पड़ी और मैं कांप उठा। मेरा एक साथी वहाँ मरा पड़ा था। उसकी देह पर मक्खियाँ भिनभिना रही थीं। उसकी आंखें खुली हुई थीं और दांत बाहर को निकल आए थे। उसके पैर अकड़े हुए थे और अपने आप को बचाने की नाकाम कोशिशों के सबूत के तौर पर उसकी गर्दन शरीर के बिल्कुल उल्टी तरफ को घूमी हुई थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बिलाल जरा देर को रुके और उन्होंने कहा। एक क्षण वो मेरे मरे हुए साथी को देखते रहे और फिर उदास आवाज़ में धीरे से कहा, चलो। क्या क्या बोला तुमने बिलाल? सवार ने पूछा। जो मैंने कहा वो कुरान शरीफ की एक आयत है, जिसका मतलब है कि हर वो चीज़ जो खुदा की तरफ से आई है उसे उसी की तरफ जाना है। बिलाल ने अपने कहे का मतलब बताया। ये तुमने किसके लिए कहा? सवार ने पूछा। बिलाल खामोश चलते रहे। सवार शायद जान गया था कि बिलाल ने वो आयत किसके लिए पढ़ी थी। अपनी हंसी रोकने के लिए सवार की कोशिश से उसका सारा शरीर हिलने लगा। उसकी उठती और ज़बरदस्ती रोकी जा रही हंसी की लहर को मैंने अपने ऊपर लदी काठी के नीचे अपनी पीठ पर महसूस किया। वैसे तो मैं गलती कम ही करता हूँ, लेकिन बिलाल मेरी किसी गलती को यूं ही गुजर नहीं जाने देते। किसी गलती पर या तो डांट लगाते हैं या उल्टे हाथ से मुंह पर एक थप्पड़ मारते हैं। मुझे भी ध्यान रहता है कि गलती कहाँ हुई और आगे से ऐसा ना हो। आप क्या काम करते हैं जनाब? ऐसा कम ही होता है कि बिलाल सवार से खुद आगे बढ़कर बात करें, लेकिन शायद सवार के बतरस का स्वाद बिलाल को अच्छा लगने लगा था। टेलीविज़न देखते हो? मैं उसमें खबरें सुनाता हूँ। सवार के जवाब में नुकीली सी नाक अलग से दिख पड़ने लगी, जैसी कश्मीरियों के चेहरे पर होती है। अच्छा जनाब, बहुत खूब, लेकिन टेलीविज़न तो मेरे घर में नहीं है, बिलाल ने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में कोई उदासी नहीं थी। अरे? सवार के अरे में उदासी कम आश्चर्यदिक था। तो जनाब कैसे खबरें सुनाते? बोलकर बताएं हुजूर, बिलाल ने सवार के अरे से प्रभावित हुए बिना उत्सुकता से पूछा। मत पूछो, बड़ी कठिन ड्यूटी होती है। चेहरे पर क्रीम पाउडर लगाना पड़ता है, बड़ी तेज़ रोशनी में आगे बैठकर खबरें सुनानी पड़ती हैं, चेहरा झुलसने लगता है, सवार ने बताया। आपका तो सिर्फ चेहरा झुलसता जनाब, वो पहाड़ियों पर आप देखते, जरा जरा सी दूरी पर मिलिट्री का एक जवान अपनी पूरी ज़िंदगी झुलसाता खड़ा रहता है, अकेला, मशीन गन के घोड़े पर उंगली रखे, 2 कदम इधर और 2 कदम उधर टहलकर अपनी टांगों को आराम देता हुआ। खड़ा होकर या तो घोड़ा सोता जनाब या ड्यूटी पर तैनात ये सिपाही। पता नहीं कब किधर से अल्लाह गारत करे आतंकवादियों की सनसनाती हुई एक गोली आए और खेल खत्म। आपकी ड्यूटी क्या उससे भी कठिन है? बिलाल ने सवार को ज़मीन पर ला खड़ा किया। मुझे बिलाल का इस तरह बोलना बहुत अच्छा लगा। मैं भी इस रास्ते से रोज़ आते जाते इन खड़े हुए जवानों को देखता रहा हूँ, लेकिन इनके बारे में ऐसे भी सोचा जा सकता है, मैंने नहीं सोचा था। खच्चर दिमाग जो ठहरा। अब यहाँ से आपको पैदल चलना होगा,
नीचे उतरकर संगम पुल पर पहुंचिए, हम आपको वहीं मिलेंगे। बिलाल इस जगह पर पहुंचकर सवार को उतार देते हैं और जब मुझे अपने साथ शामिल करते हुए हम कहते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सवार मेरी पीठ से उतरा तो मैंने उसको देखा जो टेलीविज़न पर खबरें सुनाता है और जिसकी ड्यूटी बड़ी कठिन होती है, मिलिट्री के जवान और मेरी ड्यूटी से भी ज़्यादा कठिन। ये तो बड़ी सीधी चढ़ाई है, पैदल क्यों चलवा रहे हो? सवार ने उस सीधी चढ़ाई को देखते हुए शायद अपने दम खम का अंदाज़ लगाते हुए कहा, हुजूर मेरी भी जान है और मेरे साथी की भी, इतनी सीधी चढ़ाई नहीं चढ़ पाएगा ये, बिलाल ने कहा और मेरी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरा। बिलाल की हर छुअन में इतना प्यार और अपनापन होता है कि मेरी सारी थकान मिट जाती है। इस जगह पर आकर जब बिलाल सवार को मेरी पीठ से उतार देते हैं तो मैं अपने आप को उनके हाथों में बहुत सुरक्षित महसूस करता हूँ। मैंने देखा सवार को चढ़ाई पर रास्ता पार कराने के लिए मिलिट्री के एक जवान ने अपनी बाँह थमा दी थी, जिसको पकड़कर सवार लिथर लिथर कर चल रहा था। सवार 2-3 कदम चलने के बाद जरा देर सुस्ताने के लिए रुकता। मिलिट्री का जवान भी उसके दम में दम आने तक उसके पास खड़ा रहता। लगभग 13,000 फुट की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी थी और सवार हाँफ रहा था। लगभग 10 मिनट बाद संगम पुल पर जब सवार मिला तो बुरी तरह थका हुआ था। उसके पैर थरथरा रहे थे और उसमें इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि वो अपना एक पैर उठाकर मुझ पर सवार हो सके। वो तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसने एक रकाब पर पैर रखकर कोशिश की, लेकिन चलने के कारण उसके पैर इतने भर गए थे कि वो असंतुलित होकर मेरी काठी पकड़कर झूल गया। तुम घोड़े वाले अपनी हरामजदगी से बाज नहीं आओगे? सवार को इस तरह झूलते देख पास खड़े मिलिट्री के जवान ने बिलाल को गाली दी। आप तो शुरू से हमारे साथ हैं, आप ही इंसाफ कीजिए, इसमें बिलाल की क्या गलती थी जो उसके लिए इतनी गंदी ज़बान का इस्तेमाल किया गया? सवार के पैर अगर 1-1.25 मीटर पैदल चलने की भी ताकत नहीं रखते तो उसमें बिलाल बेचारे का क्या कसूर? बिलाल ने पास में खड़े एक और घोड़े वाले की मदद से सवार को मेरी पीठ पर सवार कराया और आगे की यात्रा शुरू हुई। जहाँ से अमरनाथ की गुफा की सीढ़ियाँ शुरू होती हैं, सवार को वहाँ उतार कर बिलाल मुझे ज़रा नीचे उतार लाए। मेरे पैरों के नीचे बर्फ़ का विस्तार था। बिलाल ने मेरी पीठ पर बंधा झोला खोला और मेरा मुंह झोले में डालकर झोले के दोनों कान मेरी गर्दन पर बांध दिए। बिलाल बलतल से गुफा तक की यात्रा की तैयारी करते हैं तो एक झोले में मेरे लिए चने बांध लेते हैं। झोला काठी के पिछले हिस्से में बांध दिया जाता है, जो चलते समय मेरे पिछले एक पैर के ऊपर पूंछ वाले हिस्से के किनारे टकराते हुए याद दिलाता रहता है कि गुफा तक की यात्रा पूरी होने के बाद मुझे खाने को मिलेगा। मेहनत के बाद इनाम की उम्मीद हो तो जोश दुगना हो जाता है। मैं चने खाने लगा और बिलाल बीड़ी सुलगाकर किनारे बैठ गए। नाल ठुकी होने की वजह से बर्फ़ की सीधी ठंडक में महसूस नहीं कर सकता था, लेकिन मेरा बदन इतनी लंबी यात्रा के कारण गर्म हो गया था और बर्फ़ की हल्की ठंड मैं महसूस कर रहा था जो बहुत भली लग रही थी। बर्फ़ के भगवान की पूजा करके सवार ने माथे पर जो लाल रंग का तिलक लगाया था वो उसके गोरे रंग पर बहुत सुंदर लग रहा था, सजदा करने के कारण मेरे बिलाल की पेशानी पर पड़े काले दाग की तरह। मैं आराम करके वापसी यात्रा के लिए फिर ताज़ा दम हो चुका था। गुफा तक आते समय जो ढलानें मिली थीं वहाँ अब चढ़ाइयाँ थीं और जहाँ चढ़ाई थी वहाँ ढलानें मेरा इंतज़ार कर रही थीं। आते समय ढलानें ज़्यादा थीं, मतलब अब मेरा साबका चढ़ाइयों से पड़ने वाला था। ढलानों से चढ़ाइयाँ ज़्यादा मुश्किल होती हैं। ये तो आप भी जानते होंगे कि नीचे उतरने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन ऊंचाई पर पहुंचने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अभी 1-1.5 किलोमीटर ही चले होंगे कि मेरे आगे चल रहे किसी सवार को शायद चक्कर आने लगे और वो चिल्लाने लगा, घोड़ा रोको, घोड़ा रोको, कि उसकी आवाज़ों ने एकदम से दहशत सी फैला दी। घोड़े वाले ने मैं सवार के घोड़ा किनारे लगा दिया। फिर वही डांट फटकार, गाली गलौज। ये तो बड़ी अजीब बात है। कुछ भी हो, बस घोड़े वाले की खबर लेना शुरू कर दो। क्या तमाशा है? अब तुमसे ऊंचाई बर्दाश्त नहीं होती तो इसमें घोड़ा वाला क्या करे? ऊंचाई पर पहुंच गए हो तो सीधे सामने देखो, चुपचाप चलते रहो, मगर तुम लगे नीचे देखने तो दिमाग चकराएगा ही। मैं तो फिर रुका नहीं। सामने वाले घोड़े के किनारे लगते ही फिर चल पड़ा।
ऊंचाई पर पहुंचकर भी दिमाग को गड़बड़ाने से बचाए रखना बड़ा मुश्किल काम होता है। सवेरे बलतल से यात्रा शुरू करते समय जो नदी, उसके किनारे पड़े पत्थर, ग्लेशियर और उनके फट जाने से बन गई खोहें हमारे इतने पास थीं कि लगता था कि हम हाथ बढ़ाकर उन्हें छू सकते हैं। वही सब कुछ अब हमारी पहुंच से कितनी दूर हो गया है। ऊंचाई से इन चीज़ों को देखो तो लगता है जैसे हाँ, कभी इन चीज़ों से हमारा निकट का रिश्ता रहा था। तुम भी बम भोले बोला करो बिलाल, इससे थकान नहीं आती। सवार ने किसी बम भोले के जवाब में बम भोले बोलने के बाद बिलाल से कहा तो मेरा ध्यान टूटा। बिलाल ने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप चलते रहे। मुझे सवार की ये बात पसंद नहीं आई। बिलाल क्यों बोले बम भोले? आदमी की परेशानी या थकान ही कह लीजिए, उसके अपने विश्वास और अकीदे से ही दूर होती है। जिस पर हमारा विश्वास ही नहीं, उसे हम कैसे पुकारें? सवार ही क्यों नहीं बम भोले की जगह या अल्लाह पुकारता? आदमी बोलने से पहले सोचता नहीं है। ये हेलीकॉप्टर तो दिमाग खराब कर देते हैं। बिलाल ने हर 10-15 मिनट पर आने जाने वाले हेलीकॉप्टर को देखकर उकताहट भरी आवाज़ में कहा। किराए के ये हेलीकॉप्टर बलतल से गुफा तक तीर्थ यात्रियों को ढोते रहते हैं। जिनके पास समय और कुव्वत कम लेकिन पैसा बहुत होता है, वो बलतल से हेलीकॉप्टर पर सवार होते हैं और 5 घंटे की कठिन यात्रा 5 मिनट में आसानी से पूरी कर लेते हैं। हर 10 मिनट पर भड़बड़ भड़बड़, ओ मेरी तौबा, इतना सुकून देने वाली जगह पर कितना शोर भर गया है। बिलाल ने कहा। हेलीकॉप्टर की वजह से तुम्हारी रोज़ी पर भी तो असर पड़ता होगा। सवार ने कुछ सहानुभूति दिखाते हुए कहा। रोज़ी तो अल्लाह देता है जनाब, उसकी फ़िक्र हम क्यों करें? बात रोज़ी की नहीं है। बिलाल ने सवार की बात का जवाब झपटती सी आवाज़ में दिया। लगा जैसे बम्बोले वाली बात का जवाब देते हूँ। सवार चुप हो गया, बिलाल भी। बॉडी आगे, पैर पीछे। मैं 10-15 कदम चलता और सांस लेने के लिए रुक जाता। ऐसी हालत में बिलाल भी मुझे चलने के लिए कभी मजबूर नहीं करते। वो साथ में खड़े होकर तब तक प्रतीक्षा करते रहते हैं जब तक कि मैं खुद चलना न शुरू कर दूं। बहुत थक गया है बेचारा। एक बार जब मैं रुका हुआ था, मैंने सवार को कहते हुए सुना। तभी मैंने अपनी गर्दन पर अजनबी उंगलियों की छुअन महसूस की। बिलाल को छोड़ ये आदमी था जो मुझे प्यार कर रहा था। जब ये रुककर सांस लेता है तो उसके पेट से सटे मेरे पैर महसूस करते हैं कि इसकी सांस कितनी तेज चलती है। सवार ने बिलाल से कहा। मैं सांसें भर चुका था और चल सकता था, लेकिन सवार के मुंह से ये सब सुनना अच्छा लग रहा था। मैं कुछ और सुनने की प्रतीक्षा में खड़ा रहा। चलो, बिलाल ने हमेशा की तरह धीमे स्वर में कहा। जरा देर रुक जाओ भाई, बहुत थक गया होगा ये। सवार ने बिलाल से प्रार्थना सी की। अच्छा आप चलो, बहुत दिमाग न खराब हो तुम्हारा, बिलाल ने लाड़ से कहा और हाथ में पकड़ती रास को हल्के से झटका दिया। मैं चल पड़ा। सवार की हथेली मेरी गर्दन पर सिधाई से खड़े बालों को बराबर सहला रही थी। बिलाल कोई मेरे दुश्मन नहीं है, लेकिन रास्ते में ज़रूरत से ज़्यादा रुककर आराम करने की आदत ना तो बिलाल की है और ना ऐसी आदत उन्होंने मुझ में पड़ने दी। अभी और कितनी दूर है? सामने से पैदल चली आ रही एक बूढ़ी माता ने उखड़ती सांसों के बीच पूछा। वो थकान के कारण रोने रोने को थी। अभी तो बहुत दूर है माई, सवार ने कहा तो बूढ़ी माता वहीं घोड़ों के पेशाब से गीली जमीन पर धम्म से बैठ गई। कहीं ऐसे कहा जाता है जनाब, ये तो हिम्मत तोड़ने वाली बात हुई। माई से कहना चाहिए था कि बस जरा दूर और चलते ही गुफा दिखाई देने लगेगी। बिलाल ने सवार को किसी अभिभावक की तरह सीख दी। बिलाल हमेशा यही करते हैं। रास्ते में जब भी कोई उनसे पूछता है कि अभी कितनी दूर है, तो वो बस यही कहते हैं कि बस जरा दूर और उनके ऐसा कहते मैंने देखा है कि थकान से चकनाचूर हो चुके आदमी में उत्साह और ताकत का संचार हो जाता है और वो दोगुने जोश के साथ चलने लगता है। लेकिन बूढ़ी माता के मामले में इससे पहले कि बिलाल जवाब देते, सवार ही बोल पड़ा। बॉडी पीछे, पैर आगे, बिलाल ने सवार को याद दिलाया, क्योंकि अब मुझे 70-80 डिग्री की सीधी ढलान उतरनी थी। वहाँ रास्ता भी कुछ ज़्यादा ही सकरा हो गया था। लगभग 4 फुट चौड़ा रास्ता, रास्ते पर पड़े हुए छोटे बड़े आकार के पत्थर। उसी रास्ते पर मुझे, बिलाल और सामने से आ रहे लोगों को गुजरना था, अपने लिए रास्ता बनाते हुए और दूसरों को रास्ता देते हुए।
नीचे 14,000 फुट की गहराई में हरितिमा और नीली आभा लिए फेन उठाती नदी अपनी गति से बह रही थी। बॉडी पीछे, पैर आगे। बिलाल ने ढलान शुरू होने से पहले सवार को याद दिलाया। सवार ने दोनों पैर आगे की ओर ताने। उसके पैर मेरे पिछले पैरों से टकराए। मैं जरा सा लड़खड़ाया, लेकिन अपने को संभाल ले गया। बिलाल ने उल्टे हाथ से एक झन्नाटेदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा और मेरा चलना जरा देर के लिए रोक दिया। मैंने आपको बताया ना कि बिलाल गलतियों को कभी माफ़ नहीं करते, और इस समय की ये लड़खड़ाहट तो गज़ब ढा सकती थी। आगे अभी कई ऐसी ढलानें मिलेंगी जहाँ मुझे बहुत ही संभल कर एक एक पैर रखना होगा। मैं अपने आप को दिमागी तौर पर चौकस बना लूँ। शायद इसीलिए बिलाल ने मेरा चलना ज़रा देर के लिए रोका था। लेकिन बिलाल क्या जाने कि मैं कितनी देर से चलने में परेशानी उठा रहा हूँ। सवार जाने कैसे बैठता है, पैर पीछे रखता है तो उसके जूते का अगला हिस्सा मेरे पीछे के घुटनों से टकराता है, और जब आगे रखता है तो जूतों की एड़ियाँ अगले पैरों से टकराती हैं। इस सवार ने तो मेरा चलना दूभर कर दिया है। अपनी कोई गलती ना होने पर भी बिलाल से मुझे मार खानी पड़ी। मार खानी पड़ी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो थप्पड़ आम तौर पर तंबीह के लिए लगाई जाने वाली चपत नहीं थी। वो अपनी पूरी ताकत के साथ मारा गया झापड़ था, जिसमें बिलाल की चिंता, आशंका और झुंझलाहट शामिल थी। मुझे सवार पर गुस्सा आ रहा था। मैंने चलना अभी शुरू ही किया था कि फिर रुक गया। मैंने अपना मुंह खोला और उसे सवार के पैर की तरफ कुछ ऐसे बढ़ाया जैसे मैं उसके पैर को चबाने वाला हूँ। सवार ने अपना पैर तेजी से पीछे खींच लिया। ये ऐसा क्यों कर रहा है? सवार ने डरी हुई आवाज़ में बिलाल से पूछा। क्या कर रहा है? बिलाल ने पूछा। यह अभी मेरा पैर काटने की कोशिश कर रहा था, सवार ने बताया। आपका पैर क्या इसके पैर से टकरा रहा था? हाँ, शायद। तभी इसे गुस्सा आ रहा है। पैर ऐसे रखिए कि इसके पैरों से टकराए नहीं, बिलाल ने सवार को समझाया। मैंने चलना फिर शुरू किया। अच्छा, एक बात बताओ बिलाल। जी हुजूर। लोग बताते हैं कि घोड़ा अगर अपने मुंह में कोई चीज़ दबा ले तो उसे छुड़ाना मुश्किल होता है। सवार की आवाज़ से डर अभी गया नहीं था। उसने अपने पैर संभाले हुए थे। मुश्किल क्या जनाब, नामुमकिन कहिए। इसके इतने बड़े बड़े दांत तो होते हैं, बिलाल ने अपनी उंगली के 1.5 पोर पर अंगूठा रखते हुए कहा। ओह, सवार के मुंह से निकला। अब उसका सारा ध्यान इस बात पर था कि उसके पैर भूल से भी मेरे पैरों से टकराने न पाएं। आप ही सोचिए मेरे ऊपर कितनी जिम्मेदारी होती है। बिलाल के परिवार की जिम्मेदारी, सवार को सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी, और जाहिर है अपने को भी महफूज रखने की जिम्मेदारी। क्योंकि मैं नहीं रहा तो बिलाल के परिवार का क्या होगा। मैं जब चलने के लिए पैर आगे बढ़ाता हूँ तो मुझे पता होता है कि मुझे पैर कहाँ रखना है। इतने पत्थर, इतनी फिसलन, इतने ऊबड़ खाबड़ सकड़े रास्तों पर भी क्या मजाल कि चारों पैरों को उठाने रखने में कभी कोई गलती होती हो। लेकिन ये तभी मुमकिन हो पाता है जब मुझे अपने हिसाब से चलने दिया जाए। देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं अपना अगला पैर उठा रहा हूँ इस हिसाब से कि उसे 1 फीट आगे रखना है, और उसे अपना पैर टकरा कर कोई 6 या 7 इंच पर ही रखने पर मुझे मजबूर कर दे तो चलने की अपनी आदत के हिसाब से मैं जानता हूँ कि अगले पैर के 1 फीट पर रखने पर मेरे पिछले पैर को कितना आगे बढ़ना है। लेकिन अचानक मेरा अगला पैर 1 फीट के बजाय 6 या 7 इंच पर ही रुक जाए तो पिछले पैर तो 1 फीट के हिसाब से आगे बढ़ चुके होते हैं। उन्हें मैं पीछे कैसे करूं? पता नहीं आप भी मेरी दिक्कत समझे या नहीं। ढलान पर मेरे लड़खड़ा जाने की यही वजह थी जिसके कारण बिलाल ने मुझे झापड़ मारा था। उस जगह पर अगर मैं अपनी लड़खड़ाहट पर काबू न कर पाता तो आप सोच ही सकते हैं कि क्या हो जाता। मैं सवार सहित 12-13 हज़ार फुट की गहरी खाई में गिर चुका होता, और बेचारे बिलाल लोगों की गालियां और लात घूसे खाने के लिए ऊपर रह जाते। कोई ये थोड़ा ही जानता कि मैं गिरा क्यों। सब यही समझते कि घोड़े वाले की लापरवाही रही होगी। जैसा कि होता है, हर बात में घोड़े वाला ही पकड़ा जाता है। अब जाहिर है कि मैं गिरता तो बिलाल तो मेरे साथ कूद नहीं पड़ते, और कूद पड़ना भी नहीं चाहिए। मरने वाले के साथ कोई मर थोड़ा ही जाता है। मेरा क्या है, मेरे लिए तो मौत एक छुटकारे की तरह ही आती। लेकिन बिलाल तो अपने घर के अकेले कमाने वाले हैं, उनको मरना भी नहीं चाहिए।
खच्चर तो फिर दूसरा मिल जाएगा, घर वालों को दूसरा बिलाल कहाँ से मिलेगा। हाँ, मरते मरते भी मुझको सवार का ज़रूर दुख रहता कि ये पता नहीं कहाँ से आया है, कौन है, और इसके न रहने पर इसके घर परिवार पर कैसी आफत टूट पड़ेगी। सवार कितना प्यारा इंसान है, उसे अभी संसार में रहना चाहिए। अच्छे इंसान इस दुनिया में बहुत कम होते जा रहे हैं। लीजिए हुजूर, हम वापस बलतल पहुंच गए। बिलाल ने सवार से कहा तो मेरा ध्यान भंग हुआ। सवार ने उतरकर अपने पैर सीधे किए और पर्स से निकाल कर रुपये बिलाल को दिए। हुजूर, इसके दाने के लिए भी 10-20 और मिल जाते तो। बिलाल को मैंने सवार से कहते सुना तो विश्वास नहीं हुआ। बिलाल ने इस तरह कभी किसी से मेरे लिए एक पैसा नहीं मांगा। क्यों? जितना तय हुआ था उतना दे तो दिया, अब एक पैसा नहीं दूंगा। सवार ने अजीब गुर्राहट भरी आवाज़ में कहा। अरे कुछ तो दे दीजिए हुजूर, मेरा ये साथी आपको दुआएं देगा। बिलाल ने अजीब रिरिया कर कहा तो मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा। कौन तुम्हारा साथी? ये खच्चर, ये जानवर मुझे दुआएं देगा? भक्तों की जेब से पैसा खींचने के लिए तुम लोगों की ये नई हरामजदगी है? सवार ने ठठाकर हंसते हुए कहा। सवार के मन को शायद मिलिट्री के जवान से सुनी गाली बहुत भा गई थी। सवार ने 5 रुपये का एक सिक्का बिलाल की ओर उछाला, जिसे बिलाल ने लपक लिया। सवार की गाली से भी खराब लगा मुझे बिलाल का इस तरह पैसे मांगना, और उससे भी ज़्यादा शर्मनाक लगा सवार के फेंके गए सिक्के को पकड़ने के लिए बिलाल का हाथ बढ़ाना। मन महसूस कर रह जाना पड़ा। यही सोचकर मन को समझा लिया कि बिलाल कुछ भी हो, है तो आखिर इंसान ही। अभी आप सुन रही थी एक बेहद उम्दा कहानी, जिसके लेखक हैं नवनीत मिश्र जी। जानवरों में भी भावनाएं होती हैं, संवेदनाएं होती हैं, और प्रेम की भाषा को भी वो बहुत अच्छे से समझते हैं। आशा है कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।